वेलकम बैक टू एवरीवन। मैं हूं स्वरजीत रोशन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस लेके यहाँ पे आए हैं। और 20 क्वेश्चंस करने के बाद आपको टोटल पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं उन रिवाइज हो जाएंगी। और ये सारे टॉप क्वेश्चंस हैं जो आपको 9th 10th कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके पहले चरण के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन उससे पहले हम लोग वो सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एक बार क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और थोड़े पीरियोडिक टेबल के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसमें से हमने पहला बताया था आपको कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का जिसमें कुछ रोज और कॉलम होते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड के नाम से जानते हैं। टोटल 18 ग्रुप है और 7 पीरियड इसमें रखा। एलिमेंट को बढ़ते एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है लेफ्ट टू राइट। ये बात था बेसिक पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसके बाद हमने देखा कि अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन सब लोगों ने क्या किया कि हमारे पीरियोडिक टेबल को अरेंज में जो एलिमेंट है उनको अरेंज करने की क्या की कोशिश की। इनमें डोबेरेनर ने लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया, न्यूलैंड ने ऑक्टेट का लॉ दिया। इसके बाद आई मेंडलीफ जिन्होंने आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी नींव रखी। बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए जिसमें से सबसे लास्ट में जो आते हैं वो कौन, मोजले, जिन्होंने आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया। शुरुआत में लोग एटॉमिक मास के बेसिस पे टेबल में एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे। तो ये था बेसिक आपका नॉलेज। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो जानना बहुत जरूरी होता है और वो ट्रेंड को एक बार फटाफट चलिए मैं रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस सेल की बात कर लेते हैं। राइट, क्या क्या प्रॉपर्टी था, कोई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी। हैं? लगभग 5-6 प्रॉपर्टीज था। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा एक पीरियड वाइज क्या होगा और एक ग्रुप वाइज क्या होगा, है ना। तो पीरियड वाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो इंक्रीज करता है। जबकि ग्रुप वाइज अगर जाओगे यानी ऊपर से नीचे करके आओगे तो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये तो था वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। दूसरा होता है एटॉमिक साइज। दूसरा क्या होता है, एटॉमिक साइज यानी रेडियस की बात करते हैं। अगर लेफ्ट से राइट जाते हो आप तो क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेफ्ट से राइट में क्या होता है, डिक्रीज करता है। जबकि अगर आप अप से डाउन आओगे तो क्या होता है, इंक्रीज करता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, आयोनाइजेशन एनर्जी थी। क्या थी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि वो मिनिमम एनर्जी जिसको किसी भी एटम के बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको रिमूव करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है। राइट, और वो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वो इंक्रीज करता है, जब अप से डाउन आते हैं तो वो डिक्रीज करता है। इसके अलावा मेटालिक कैरेक्टर की हम बात कर लेते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर में क्या होगा, सोचो, पहले तो डिक्रीज करता है, बाद में वो फिर क्या करता है, अपर से डाउन आने में डिक्रीज करता है। फिर था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, पहले इंक्रीज करता है लेफ्ट से राइट जाने में और अप से डाउन आने में क्या करता है, डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब आप है ना लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये इंक्रीज करता है और ऊपर से नीचे जाने पर ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी चाहिए थी। अगर आप इतना कुछ ध्यान में रखते हो तो याद कोई दिक्कत नहीं होगी आज में कुछ कुछ चीजों को करने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉज स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर व्हाट। यानी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन है।
याद रखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, है ना। तो मेंडलीव के आधार पे अलग था। आज के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है, जबकि ये जो था किसके था, जब मेंडलीव था, है ना। मेंडलीव जो था उसके समय में क्या था, एटॉमिक मास था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। आई होप ये बात समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और साइंटिस्ट पे बेस्ड है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। हु प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉज, आज का जो पीरियोडिक लॉ है उसको किसने प्रपोज किया था। अलग अलग है, ध्यान समझिएगा। पहला है मेंडलीव, दूसरा है मोजले, तीसरा है न्यूलैंड्स एंड चौथा है डोबेराइडर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो डोबेराइडर ने तो लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था, है ना, त्रिक का नियम दिया था, है ना, तीन तीन एलिमेंट वाले। न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। मेंडलीफ ने तो एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था। मोजले जो है वो आज के क्या है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको प्रपोज किया था। आप लोग एकदम ध्यान से करिएगा, और जैसे ही क्वेश्चन जाता है पहले आप पॉज करिए, आंसर सोचिए, फिर मेरे आंसर को सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अष्टक का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। वही सारे गामा पाधानी सा, याद है, पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। तो न्यूलैंड्स ने ही लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, अभी तुरंत मैंने बताया था। ये तो लेथर मेयर के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं कभी। मोजले जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में इन्होंने बताया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव जो है वो बताया था मैंने, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था। यानी आज की जो पीरियोडिक टेबल है उसकी परिकल्पना अगर किसी ने देखी थी तो मेंडलीव थी, लेकिन उसको साकार करने का काम किसने किया था, मोजले ने, क्योंकि जो गलती मेंडलीव ने की थी उसको सुधार किया था इन्होंने। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 4 है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। नेगेटिव कब होगा, देखो नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव कब होगा, ध्यान समझना, कि अगर कोई एलिमेंट जो है, ध्यान समझिएगा, दो चीज पे नेगेटिविटी डिपेंड करता था। एक तो होता था एटॉमिक साइज, ध्यान समझिएगा, देखो आंसर तो हो बता लोगे आप लोग, और दूसरा होता था चार्ज ऑन, है ना, चार्ज पे। चार्ज मतलब वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोल रहे हैं हम लोग, है ना, न्यूक्लियर चार्ज। यानी एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता था नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर चार्ज यानी एटॉमिक अगर साइज बड़ा होगा तो नेगेटिविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी कम होगा। और अगर एटॉम न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो नेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपने इसलिए बताया था कि जब ऊपर से नीचे की ओर जाओगे ग्रुप में तो नेगेटिविटी क्या होती है, घटती है, और लेफ्ट से राइट जाओगे तो नेगेटिविटी बढ़ती है। तो अब बताओ सबसे हाईएस्ट किसका होगा, 17 ग्रुप का ही तो होगा, क्योंकि इधर से इधर जाने में बढ़ता है, ऊपर से आने में घटता है। यानी 7, अब बोलोगे 18 ग्रुप सबसे लास्ट में होता है, सर हीलियम का होना चाहिए, बट हीलियम तो नेगेटिव है ही नहीं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, फिक्स है, पूरा भरा हुआ है, मजे में है। जिसको पूरा पेट भरा हुआ हो वो थोड़ी टेंशन उसको भूख का होता है, खाने के लिए थोड़ी अकबक करेगा किसी के साथ। तो इसलिए 18 ग्रुप तो नॉन रिएक्टिव ग्रुप होता है, तो नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे उसमें। तो 17 ग्रुप में जो सबसे ऊपर होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे करके आता था। तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था किसका, फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, कौन होता है, फ्लोरीन होता है। लेकिन याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी किसी बुक में तो क्लोरीन भी लिखा हुआ होता है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, है ना, कि क्लोरीन है या फ्लोरीन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए, शायद एक्सेप्शंस में कहीं कहीं क्लोरीन लिखा हुआ होता है, बट अगर आप देखोगे तो क्लोरीन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पीरियोडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंक्रीज करना चाहिए
एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ध्यान से करके बताइएगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, ध्यान समझना। अगर एटॉमिक रेडियस तो दो चीज पे डिपेंड करता था, एक तो नंबर ऑफ सेल कितने हैं और चार्ज कितना है? अगर ज्यादा चार्ज हुआ तो क्या होगा, और सेल बराबर है तो उसको सिकुड़ने का कोशिश करेगा। तो इधर जाओगे तो सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा? तो आप बोलोगे इधर जाने से तो ये डिक्रीज होगा सर, लेफ्ट से राइट जाने पे। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ये बात तो ठीक है। जबकि आपको पूछ रहा है इंक्रीज होना चाहिए। अब मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर ध्यान से समझना, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता था, जैसे याद करो, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, तो ऐसे आने से क्या होता है, बढ़ता है। तो इधर से जाने में क्या होगा, घटेगा, है ना, तो ये भी घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, याद करो, अभी तुरंत ही बताया था ना कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सेल बराबर होते हैं, न्यूक्लियर के पास चार्ज बढ़ता है जिससे वो साइज छोटा हो जाता है और उसके वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। क्लियर है बात की नहीं? चलिए ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज का जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसका फादर किसे माना जाता है? तो उसका फादर माना जाता है किसको? मेंडलीफ को तो नहीं मानते, न्यूलैंड को तो नहीं माना जाता, रैमसे को भी नहीं, मोजले को माना जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी हम समझते हैं कि जब वाटर, कोई भी मैं पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। और ऑक्सीजन में यहाँ देखोगे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो एक होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। और एक बनता कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, H2O ऐसे बनता था, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, which of the following belong to the group 18 of the periodic table। इनमें से कौन जो है 18 ग्रुप में आता है? ऑक्सीजन नहीं, बिल्कुल ही अलग ही फैमिली है, फ्लोरीन 17 में आता है, नाइट्रोजन 15 में आता है, तो ये तो होगा नहीं। हीलियम जो आता है, याद है ग्रुप 18 में कौन कौन आते हैं, ग्राफ याद करिए, है ना, अगर, कर, जीरो, रन, ऐसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, ये हैं ग्रुप 18 के वो एलिमेंट। तो आपको ध्यान से आता है, हीलियम ही आता है। क्लियर है? याद रखने का तरीका है ना, अगर, कर, जीरो, रन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ठीक है, याद हो जाएगा, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से 17 ग्रुप को अगर आपको याद करना हो, 17 ग्रुप को तो क्या होता है, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एडेटाइन, ये है 17 ग्रुप के एलिमेंट। तो ऐसे करके आप थोड़ा याद करके रख सकते हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच साइंटिस्ट अरेंज्ड एलिमेंट बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया, तो उसमें कौन कौन आ जाएंगे, उनमें आपको न्यूलैंड्स भी आ जाएंगे, न्यूलैंड्स भी आ जाएंगे, है ना, डोबेराइनर्स भी आ जाएंगे, है ना, डोबेराइनर्स भी आ जाएंगे, और तीसरा कौन है, मेंडलीफ भी आ जाएगा, है ना, मेंडलीफ भी आ जाएंगे। तो तीन लोग तो आ जाएंगे आपको इसमें। लेकिन जैसे अगला लाइन पढ़ोगे ना, एंड लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट,
जो खोजे नहीं गए हैं ना, उनके लिए खाली जगह तो सिर्फ मेंडलीफ ने छोड़ा था, बाकी इन्होंने नहीं, इन्होंने जितना था उतना तो अरेंज ही नहीं कर पाया, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका मेंडलीफ। समझ आ रहा है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए जल्दी से 10 करिए, फिर मैं अभी आपको एक बहुत बढ़िया कोटेशन सुनाने वाला हूं। बस ये क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फटाफट करके बताइए जल्दी से, है ना। अल्कली मेटल्स आर फाउंड इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? अल्कली मेटल्स कहां मिलेगा? अब याद होगा तो आपको पता होना चाहिए था, पहला होता है यहाँ पे, फिर ये होता है दूसरा ग्रुप, है ना। तो पहला ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, दूसरे को कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल। तो ग्रुप 1 इज कॉल्ड अल्कली। 17 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। 18 को हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसी को जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। जबकि ग्रुप 2 को अल्कली अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, अर्थ अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। तो आपका सही आंसर कौन है? आंसर नंबर ए इज करेक्ट है। क्लियर है बात? एक बहुत अच्छा कोटेशन मैंने आपके लिए लिखा है कि इंसानियत इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान दूसरों को उठाकर आगे बढ़ना है अपना काम। इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान दूसरों को उठाकर आगे बढ़ना है, यानी आप दूसरों को भी उठाइए और उठाने के बाद खुद भी आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे तभी तो दूसरे को उठा पाएंगे। आप खुद ही जब नहीं बढ़े रहेंगे, गिरे रहेंगे, तो दूसरे को कैसे उठाएंगे? इसलिए आप दूसरे को उठाइए और आगे निरंतर बढ़ते रहिए, यही आज की लिए सबसे बड़ा इंसानियत है। चलिए 11वां क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए, है ना। Which periodic property decreases down the group? जैसे जैसे नीचे आओगे वो डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस? तो बोलोगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा सर, अभी तुरंत मैंने बताया था कि जैसे नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है और सेल बढ़ने से वो बड़ा होने लगता है, एलिमेंट दिखता है। तो यानी ये तो मामला नहीं है, ये तो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बताओ मेटालिक कैरेक्टर होगा क्या? मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? यानी कोई चीज मेटल होगा या नॉन मेटल? तो नीचे आने से तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये तो डिक्रीज होने की बात कर रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? क्या हो जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसको है? कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी एटम के बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए खर्च किया जाए। और चूंकि आप जानते हो जैसे जैसे नीचे जाओगे ना तो एलिमेंट का साइज बढ़ेगा और न्यूक्लियस से वो दूर चला जाएगा। जब न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो न्यूक्लियर जो पुल करता है अपनी सेंटर की ओर, इस पे थोड़ा कमजोर पड़ेगा, तो इसको यहाँ से निकालने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। यानी जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी और कम का मतलब क्या हुआ? ऊपर में बड़ा होता है, नीचे आने पे छोटा होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन। क्लियर है बात? चलो क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से करके बताओ। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, मैंने खुद ही जब दिया तो कई बार आया है। विच हेलोजन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा हेलोजन जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो ये तो फैक्ट है, ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये सिंगल हैलोजन का एक एग्जांपल है। वैसे ब्रोमीन क्या एक नॉन मेटल है। जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बट ये और या गैस होते हैं, बट ब्रोमीन एक ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि who discovered noble gases and received the Nobel Prize in Chemistry 1904? कौन ऐसा है जिसको निष्क्रिय गैसों की खोज के लिए 1904 में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो ये तो आंसर एक ही है, विलियम रैमसे। एनसीईआरटी में साफ साफ एक बॉक्स में लिखा गया है,
बहुत बार तो एक क्वेश्चन नीट में और जेई मेंस में तो कई बार आया हुआ है, इसलिए इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। पहले बहुत बार ये नीट और जेई में आता था, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करते रहिए। 14 है एलिमेंट इन विच ग्रुप जनरली हैव जीरो वैलेंसी। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी वैलेंसी जीरो होती है? वो तो नाम ही है जीरो ग्रुप, क्यों था? क्योंकि उसकी वैलेंसी जीरो होती थी। और वो ग्रुप, इसकी तो वैलेंसी कितनी होती है? एक होती है। इसकी वैलेंसी 2 होती है और इसकी वैलेंसी 1 होती है और इसकी वैलेंसी 0 होती है। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो ये मामला है सबका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ 18। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताओ। विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल? कौन सा गुण समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है? नीचे जाने पे बढ़ता क्या है? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। अभी तुरंत आयोशन एनर्जी तो घटता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी कम होगा, आपको पता है। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा बताओ? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी से बताओ। मेटेलिक कैरेक्टर ही बढ़ता है, बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कम हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अपना आंसर आप काउंट करते जाना। ऐसा नहीं कि बस सर बता रहे हैं, हाँ सर हमको तो यही लग रहा था सही होगा, नहीं। आप आंसर मैच करते जाना और देखना कि आपका कौन सही होता है कौन गलत। हु डिस्कवर्ड ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट and modified the periodic table into the actinides? कौन ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट को खोजा और उससे एक्टेनाइड्स को अलग बना दिया? तो किन्होंने किया था ये काम? किसने किया था? किसने किया था? जल्दी से बताओ। रैमसे ने किया था। आई होप रैमसे या ग्लेन ने किया था। इसमें मुझे जो कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार आप देखना, है ना। या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। या तो रैमसे ने किया था या फिर ग्लेन सीबॉर्ग ने किया था। मोजले और मेंडलिव तो नहीं है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। जो ट्रांस यूरेनियम जो है एलिमेंट है उनको खोजा था, तो रैमसे ने ही खोजा था, आई होप, है ना। मैं कमेंट बॉक्स में बाद में बता दूंगा, अभी मुझे लग रहा है कि या तो इन दोनों में किया था। कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा अगर सही आंसर को, और आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 17, आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन। जैसे एक एनर्जी है, तो एनर्जी को क्या में मेजर करेंगे? तो बताओ, सेंटीमीटर क्यूब में तो वॉल्यूम मेजर करते होगा नहीं, नैनोमीटर में तो लेंथ को मेजर करते हैं, एमयू में किसी के मास को मेजर करते हैं। तो एनर्जी को किसमें बच गया? इसमें हम लोग मास को मेजर करते हैं, इसमें हम लोग लेंथ यानी रेडियस को मेजर करते हैं, इसमें हम लोग वॉल्यूम को मेजर करते हैं। तो यही तो होता है एनर्जी, है ना, एनर्जी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कौन सा भी, कई बार पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको रखा। क्वेश्चन नंबर 18, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट इनटू ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स? किसने एलिमेंट को ट्राइड्स में किया था? शुरुआत से मैं बार बार बता रहा हूं, डोबेराइनर ने किया था। ये डोबेराइनर में ओ के ऊपर दो ऐसे डॉट होता है, ये भी ध्यान रखना है। नाम है ना, लोग यूरोपियन है सारे। Which element has the smallest atomic radius among the following? सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका होगा? कम किसका होगा? नीचे आने पे बढ़ता है, लेफ्ट जाने पे भी क्या होता है? घटता है। तो घटेगा किसका बताओ? किसका होगा? लिथियम का सबसे कम होता है। क्लियर है बात? चलो, लास्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट करेक्टेड मेंडलीव सॉरी, है ना, एनोमलीज by introducing atomic number as the basis of classification? किसने ऐसा किया था? मोजले ने, सीबॉर्ग ने, रैमसे ने, न्यूलैंड्स ने। तो किसने किया था? मोजले ने किया था, तो हम लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और इस ये लाइन आपको हमेशा मोटिवेट करेगा कि मुश्किलें, मुश्किलें चाहे जितनी हो राह में, मुश्किलें चाहे जितनी हो राह में, मेहनत का सूरज हमेशा चमकता है आखिरी आसमान। क्या कहा? मुश्किलें चाहे जितनी हो राह में, मेहनत का सूरज हमेशा चमकता है आखिरी आसमान। तो
हमेशा जो है सूरज चमकता ही है आसमान में, लेकिन कभी बादल, कभी धुंध, कभी क्या ना क्या, क्या सूरज की चमक को कितनी देर के लिए ढक सकता है? चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा हो, है ना, चाहे ग्रहण क्यों न लग जाए, सूरज के चमक को ज्यादा देर तक नहीं ढक सकता। उसी तरीके से परेशानियां आपके अंदर जो छिपी प्रतिभा है उसको दबा नहीं सकती। बस आप लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, आप जो भी चाहेंगे वो आपको हमेशा। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इससे ही आप क्या कर सकते हैं, अपना, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, सबका कल्याण कर सकते हैं और एक बेस्ट सिटीजन होने का भी आप फर्ज निभा सकते हैं। इस तरीके से वीडियो देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और खुश रहिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।